वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 14.3 के सवाल नंबर 4 पर। इसमें हमसे सवाल दिया गया है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई मिलीमीटरों में नापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। कुल मिला के ये है कि हमें एक बारंबारता बंटन सारणी दी गई है और उसमें पत्तियों की लंबाई की बात की गई है। ठीक है, तो ये तो वर्ग हैं। पहला तो है वर्ग जिसमें लंबाई दे रखी है, पत्तियों की लंबाई के वर्ग बना रखे हैं, और दूसरी जो है पत्तियों की संख्या बता रहा है, यानी ये हमारी बारंबारता यानी ये हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वर्ग दे रखे हैं, बारंबारता दे रखी है और हमें ज्ञात करना है माध्यक। ऐसे सवाल हम वैसे तो कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक खास बात है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। देखिए यहाँ पर जो वर्ग दे रखे हैं वो थोड़े स्पेशल हैं। देखिए 118 से 126 और फिर 127 से 135, यानी ये जो वर्ग हैं ये सतत नहीं हैं, कंटिन्यूअस नहीं हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये सतत नहीं है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि अब भी हम माध्यिका याद करते हैं या बहुलक ज्ञात करते हैं, जो वर्ग जो होते हैं, जो क्लासें जो होती हैं वो सतत होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे ये वर्ग सतत नहीं हैं इसलिए पहले इनको सतत बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। सतत का मतलब तो आप जानते हैं, कंटिन्यूअस का मतलब तो आप जानते ही होंगे। सतत का मतलब होता है कोई भी वर्ग हो उसकी ऊपरी सीमा और उसका जो क्रमागत वर्ग है, अगला जो वर्ग है, उसकी निम्न सीमा वो समान होनी चाहिए। अगर समान है तो वर्ग सतत है, कंटिन्यूअस है। अगर समान नहीं है तो वर्ग असतत कहलाता है। तो जब भी असतत वर्ग हमें दिया जाता है तो हमें उसको सतत बनाना पड़ता है, कंटिन्यूअस क्लास में बदलना पड़ता है। और कैसे बदलते हैं ये विधि भी हम आपको करीब 2 बार बता चुके हैं। अब यहाँ पे भी मैं हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ कैसे करना है।
देखिए जो भी असतत वर्ग दिए हैं उसमें पहले वर्ग, दो क्रमागत वर्गों को छांट लो, जैसे इनको छांट लिया। अब पहले वर्ग की, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा यानी 127, इसमें से हमें पहले वर्ग की उच्च सीमा को यानी 126 को घटाना है और उसमें 2 का भाग लगाना है। जो 127 में से 126 घटाएंगे और उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0.5। ये 0.5 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है? 0.5 प्राप्त होने के बाद में हम क्या करते हैं, ये जो दोनों उच्च सीमा और निम्न सीमा दे रखी हैं इनको अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे 118 दे रखा है और इधर 126 दे रखा है। ठीक है, तो जो निम्न सीमा है इसके अंदर से तो हम घटा देते हैं 0.5 को और उच्च सीमा में इसको जोड़ देते हैं 0.5 को। प्रत्येक निम्न सीमा में हम घटाएंगे और प्रत्येक उच्च सीमा में जोड़ देंगे। ये सब काम हमें रफ में करना है। ठीक है, और इस तरह से करके हमें क्या करना है? सतत वर्ग बनाने हैं। सतत वर्ग बनाने, सतत वर्ग बनाने। ठीक है, तो मैं यहां पे सतत वर्ग डायरेक्ट बना देता हूं जोड़ करके। सतत वर्ग कंटिन्यूअस क्लास 0.5 जोड़ रहा हूं, घटा रहा हूं, और मतलब निम्न सीमा में तो घटा रहा हूं और उच्च सीमा में जोड़ रहा हूं। ऐसा करके मैं सतत वर्ग लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। आप रफ में पहले शो करेंगे, उसके बाद में लिखेंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा ये 117 में से 0.5 जाएगा तो 117, 118 में जाएगा तो 117.5 डैश 126.5, फिर 127 में से जाएगा तो ये हो जाएगा 126.5 और 135.5, फिर 135.5 हो जाएगा, उसके बाद में 144.5 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 144.5 और ये हो जाएगा 153.5। ठीक है, फिर 153.5 और हो जाएगा 162.5। ठीक है, फिर हो जाएगा 162.5 और ये हो जाएगा 171.5। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 171.5 और ये हो जाएगा 180.5। ठीक है, ये सतत वर्ग बना दिया हमने। ठीक है, इस सवाल में मेन जो चीज़ थी वो यही थी, वर्ग बड़े स्पेशल दिए थे। ठीक है ना, इनको हमने कर दिया। अब क्या करना होता है हमें? वर्ग हमें दिए गए हैं, अब वर्ग इसको मानेंगे हम। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी बारंबारता हमें दे रखी है, तो हमें क्या करना है? अब हमें माध्य ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है। क्या करते हैं? सबसे पहले हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं, सीएफ ज्ञात करते हैं। तो हम सेकम प्रकार की एक संचयी बारंबारता सारणी बना देते हैं। कैसे बनती है? देखिए, पहली फ्रीक्वेंसी को यूं क्यों लिख दिया सीएफ में 3, उसके बाद में इस सीएफ के अंदर अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ा और लिख दिया 3 और 5 8, उसके बाद में इस सीएफ के अंदर अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ा और लिख दिया 8 और 9 17। अब 17 के अंदर अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ा, कितना हो गया? 29। 29 के अंदर फिर हमने अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ी, लिख दी। 29 के अंदर 5 जोड़ा तो कितना हो गया? 34। ठीक है, फिर 34 के अंदर 4 जोड़ा तो कितना हो गया? 38, और 38 के अंदर फिर 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 40। ठीक है, तो ये बन गई हमारी संचयी बारंबारता सारणी। अब संचयी बारंबारता सारणी के बाद में क्या होता है? हम ज्ञात करते हैं n/2। अब n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या होती है? n का मतलब होता है सिग्मा f, सारी बारंबारताओं का योग। तो या तो आप योग करके देख लें, वरना हमने आपको बताया था कि जो संचयी बारंबारता होती है लास्ट वाली, वो n के बराबर होती है, सिग्मा f के बराबर होती है, बारंबारताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, किसके अंदर? सेकम वाली जो बारंबारता, संचयी बारंबारता होती है उसके अंदर। ठीक है,
तो n का वैल्यू 40 है, चाहे तो आप जोड़ करके देख लें। ठीक है, तो n/2 ज्ञात करना, यानी 40/2 किया, यानी आ गया हमारे पास में 20 मालूम चल गया। ठीक है, अब ये देखना है कि n/2 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, यानी 20 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है। तो 20 से जस्ट बड़ी की अगर हम बात करेंगे तो हमें 29 प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n/2 से बड़ी CF संचयी बारंबारता क्या है, वो है 29। अतः माध्यक वर्ग क्या हो गया, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग है, इस 29 के जो संगत वर्ग है, 29 का संगत वर्ग कौन सा, कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है, वो हमने ये वाली है 144.5 से 153.5। तो अतः माध्यक वर्ग कौन सा हो गया, माध्यक वर्ग वो क्या हो गई, वो हो गई 144.5 से 153.5, ये हमारा वो हो गई। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है माध्यक, तो माध्यक का फार्मूला लिख देते हैं। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F या F1 इंटू H, ये हमारा फार्मूला है। अब सबके मान लिख देता हूं मैं। L का मतलब है लोअर लिमिट किसकी, माध्यक वर्ग की, वो कितनी है 144.5, तो 144.5। फिर n/2 की वैल्यू कितनी है, वो 20 आई गई है, यहाँ पर 20 लिखी हुई है। ठीक है, फिर CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता, कौन सी संचयी बारंबारता है, CF का मतलब क्या है, CF का मतलब होता है जो हमारा माध्यक वर्ग है, यानी 144 से 144.5 से 153.5, इस माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला जो वर्ग है उसकी जो संचयी बारंबारता है, यानी 17, वो। तो CF का मतलब कितना हो गया, CF बराबर 17 हो गया। अब बात आ रही है F1 क्या है, देखिए F1 है जो हमारा माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता, माध्यक वर्ग है हमारा 144.5 से 153.5, इसकी बारंबारता कितनी, 12। तो यानी F1 या F की वैल्यू कितनी है, वो है 12। अब क्या बचा, H बचा। H का मतलब होता है वर्गमाप, वर्गमाप कितनी है, वर्गमाप कितनी है, आप इसमें आप घटा के देख लें वर्गमाप कितनी आ रही है। 126.5 में से 117.5 जब हम करेंगे तो वर्गमाप कितनी आ गई, वर्गमाप आ गई 9 आ गई कि नहीं आ गई, वर्गमाप आ गई 9। ठीक है, अब वर्गमाप 9 आ गई, अब इन मानों को हम रख देते हैं। ठीक है, तो मानों को इस फार्मूले में रख देते हैं। कैसे रखेंगे, L प्लस यानी 144.5 प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 यानी 20 माइनस CF कितना है 17 अपॉन F कितना है 12 इंटू H कितना आया 9 इंटू H 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 20 में से 17 आ गए तो कितने आ गए 3। ठीक है, और 3 को और 12 को काटें तो 3 चौक 12 यानी 9/4 आया। ठीक है, 144.5 प्लस 9/4 आया ना। अब 9 में अगर हम 4 का भाग लगा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा 2.25 यानी हमें क्या प्राप्त हुआ 144.5 प्लस 9/4। अब जब इसका भाग लगाएंगे 9 का भाग 4 का भाग 9 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.25 2.25। तो 144.5 इसके अंदर जब हम 2.25 जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 146.75। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी माध्यक लंबाई। माध्यक लंबाई पूछी थी ना,
माध्यक लंबाई। ये हमारे यहाँ माध्यक लंबाई हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आगे ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 14.3 के सवाल नंबर 5 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है, लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी ये मीडियन ज्ञात करना है। हमें एक बारंबारता बंटन सारणी दी हुई है, इससे हमें मीडियन ज्ञात करना है। ठीक है, अब तो सीख ही गए होंगे आप। देखिए, सबसे पहली स्टेप क्या होती है माध्यक ज्ञात करने की? संचयी बारंबारता सारणी बनाना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, संचयी बारंबारता सारणी बनाना। वर्ग हमने चेक कर लिए, सारे सतत वर्ग हैं, कंटिन्यूअस क्लास हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है और संचयी बारंबारता सारणी हमें बनानी। हम बनाते हैं सेकम प्रकार वाली। ठीक है, कैसे बनाते हैं? ये जो फ्रीक्वेंसी है पहले नंबर की, इसको हम एज इट इज यहाँ लिख देते हैं CF के अंदर, पहली CF मान लेते हैं, इसको पहली संचयी बारंबारता मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में इस संचयी बारंबारता में अगली फ्रीक्वेंसी, अगली बारंबारता को हम जोड़ देते हैं। तो 14 + 56, 14 + 56 इनको हम जोड़ देंगे। 14 के अंदर हम 56 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 14 + 56 जब हमने किया तो कितना हो गया? संचयी बारंबारता करने पे हमें 70 हो गया। ठीक है, अब इस 70 के अंदर हम 60 जोड़ देंगे, अगली बारंबारता जोड़ देंगे। 70 और 60 करेंगे तो कितना आ गया? 130। ठीक है, अब ये जो CF आई है इसके अंदर अगली बारंबारता जोड़ देंगे, यानी 86 जोड़ देंगे। तो कितनी आ गई? 86 में 130 जोड़ेंगे तो 216। ठीक है, अब ये जो 216 है इसके अंदर हम 74 जोड़ेंगे, अगली बारंबारता, तो कितना आ जाएगा? 290। और ये 290 के अंदर जब अगली बारंबारता को हम जोड़ेंगे, 62 को जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? 352। और 352 में जब हम 48 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा 400। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये बन गई संचयी बारंबारता सारणी सेकम प्रकार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? देखिए, संचयी बारंबारता सारणी बनने के बाद में हम ज्ञात करते हैं n/2। n/2, n/2 का मतलब क्या हुआ? n क्या है? n का मतलब है सिग्मा f, यानी बारंबारताओं का कुल योग। और हमने ये भी बता रखा है आपको कि संचयी बारंबारता जो सेकम प्रकार वाली सारणी होती है, उसमें सबसे लास्ट वाली जो संचयी बारंबारता होती है, CF होती है, उसका मान n के बराबर होता है, सिग्मा f के बराबर होता है। सारी बारंबारताओं को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका मान अंतिम CF के बराबर होगा, यानी n बराबर 400 हमें मालूम है, n बराबर 400 है। n/2 का मतलब कितना हो गया? 200। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि जो 200 है इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है। तो 200 से ठीक बड़ी, 200 से ठीक बड़ी CF कौन सी है? बड़ी संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, वो कौन सी है? वो है 216। 200 से ठीक बड़ी 216 ही है। ठीक है, अब 216 CF हो गई तो इसका मतलब माध्यक वर्ग कौन सा हो गया? अतः माध्यक वर्ग, मीडियन क्लास, वो कौन सी हो गई? 216 के जो संगत है, जो कॉरस्पॉन्डिंग है, वो वर्ग हो गया। वो वर्ग कौन सा है? 3000 से 3500। तो माध्यक वर्ग कौन सा हो गया? 3000 से 3500, ये हमारा माध्यक वर्ग आ गया। ठीक है, अब हमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक, तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है? माध्यक इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन F या F1 इंटू H, ये फार्मूला होता है। अब इन सब प्रतीकों के मान ज्ञात करते हैं हम। देखिए,
एल का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी? जो हमारा माध्यक वर्ग है उसकी। वो कौन सा है माध्यक वर्ग? 3000 से 3500। तो लोअर लिमिट क्या हो गई? 3000। तो एल बराबर हो गया हमारे पास में 3000। अब n/2 की वैल्यू हमें मालूम है पहले से ही, वो है 200। ठीक है। अब CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, संचयी बारंबारता की बात हो रही है। संचयी बारंबारता की कौन सी बात हो रही है? संचयी बारंबारता कौन सी? CF कौन सी? जो हमारा माध्यक वर्ग है उससे ठीक पहले वाला जो वर्ग है उसकी CF, उसकी संचयी बारंबारता यानी 130। 130। ठीक है। फिर F1 की बात हो रही है। F1, F या F1। F या F1 का मतलब क्या होता है? जो हमारा माध्यक वर्ग है, मीडियन क्लास है, उसकी जो बारंबारता है, मीडियन क्लास है हमारी 3000 से 3500, इसका जो बारंबारता कितनी है? 86। तो ये F1 की मतलब 86 हो गई। ठीक है। फिर बात हो रही है H की। H का मतलब क्या होता है? वर्ग माप। वर्ग माप, क्लास साइज। वर्ग माप या क्लास साइज का मतलब क्या है? जो हमारा ये वर्ग है माध्यक वर्ग, मीडियन क्लास, इसमें उच्च सीमा 3500, इसमें से निम्न सीमा यानी 3000 को घटा दें तो कितना आएगा? 500। तो ये जो 500 है ये हमारी हो गई वर्ग माप। ठीक है, क्लास साइज। ठीक है। अब हमें ये सारे जो मान हैं इनको इस फार्मूले में रखना है। कैसे रखेंगे? देखिए, L की जगह पर 3000 लिख दिया, 3000 प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 की जगह पे 200 लिख दिया, माइनस CF की जगह पर 130 लिख दिया, अपॉन F फ्रीक्वेंसी, उसकी जगह पर हमने F1 कितना है? 86, वो लिख दिया। ठीक है। इंटू H कितना है? 500, 500 लिख दिया। ठीक है। अब 200 में से 130 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 70। ठीक है। 70 इंटू 500 अपॉन 86, यानी हमारे पास में क्या आ गया? 3000 प्लस 7 पंजे 35, 35,000 अपॉन 86, अपॉन 86। अब ये जो 35,000 है इसके अंदर हम 86 का अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास में क्या आएगा? 406.97। अगर इसका भाग लगाएं, आप रफ में लगा के देख लें तो भाग आएगा 406.97, ये भाग आ जाएगा। यानी 3000 के अंदर हमें 406.97 को जोड़ना है। इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3406.97। ये हमारा हो जाएगा माध्यक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो माध्यक जो जीवन काल है एक लैंप का, वो कितना आ गया? 3406.97। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 14.3 के सवाल नंबर 6 पर। इसमें हमसे कहा गया है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका यानी टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 सरनेम लिए गए हैं, 100 उपनाम लिए गए हैं, सरनेम लिए गए हैं। उपनाम सरनेम का मतलब जानते हैं ना, जैसे शर्मा, वर्मा, चौधरी, यादव, ये सरनेम होते हैं, गुप्ता। ठीक है। तो एक टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 सरनेम लिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। ठीक है। सरनेमों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। सरनेमों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही सरनेमों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है। यानी एक टेलीफोन डायरेक्टरी ली है और उसमें जो सरनेम है उनका एक बारंबारता सारणी हमें दी गई, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। यानी 1 से 4 जो अक्षर हैं उतने सरनेम है 6, 4 से 7 हैं उतने सरनेम है 30,
7 से 10 है 40। इस तरह से ये बारंबारता बंटन हमें दे रखा है। इसमें हमें माध्यक भी ज्ञात करना है, माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है, तीनों ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं माध्य। ठीक है, देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होता है हमारा, संचयी बारंबारता ज्ञात करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना, सीएफ ज्ञात करना। ठीक है, ये सरनेम की संख्या क्या है, फ्रीक्वेंसी एफ है। ठीक है, अब माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए सॉरी संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए पहली जो बारंबारता है उसको सीधा का सीधा सीएफ के नीचे लिख देंगे 6। ठीक है, फिर ये जो सीएफ आई है इसके अंदर हम अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ देंगे, एफ जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 36। अब ये जो 36 आया है इसके अंदर अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ देंगे यानी 40, तो कितना आ गया 76। अब 76 के अंदर 16 जोड़ देंगे, 16 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 92। और 92 के अंदर 4 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 96। और 96 में जब 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो ये बन गई हमारी संचयी बारंबारता सारणी, सेकम प्रकार की, लेस देन टाइप की। ठीक है, अब क्या करते हैं हम ज्ञात करते हैं n/2। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है सिग्मा f, यानी बारंबारताओं का कुल योग। और हमने ये भी बता रखा है कि बारंबारताओं का कुल योग किसके बराबर होता है, जो संचयी बारंबारता है लास्ट वाली उसके बराबर, यानी 100 के बराबर, यानी n बराबर है 100। तो n/2 का मतलब कितना हो गया 100/2 यानी 50। ठीक है, अब n/2 50 मालूम चल गया। अब हमें क्या करना है, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यानी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है, n/2 कितना था 50, 50 से ठीक बड़ी देखिए कौन सी है, वो है 76। ठीक है, वो कितनी है 76। अब 76 ठीक बड़ी है, इसका मतलब हमारा माध्यक वर्ग कौन सा आ गया, माध्यक वर्ग मीडियन क्लास कौन सी आ गई, 76 के 76 के संगत, 76 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वर्ग है, वो है 7 से 10 वाला, यानी माध्यक वर्ग कौन सा है हमारा 7 to 10। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है माध्यक। तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है, माध्यक का फार्मूला L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन F या F1 इंटू H, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए माध्यक तो हमें ज्ञात करना है, L की वैल्यू क्या है, L यानी होती है लोअर लिमिट, निम्न सीमा। लोअर लिमिट किसकी, माध्यक वर्ग की, वो कितनी है, वो 7। तो L बराबर हमारे पास में 7। अब n/2 की वैल्यू हमें मालूम है ही, वो 50 है। ठीक है, CF का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। कौन सी संचयी बारंबारता, ये जो माध्यक वर्ग है 7 से 10, इससे पहले वाला जो वर्ग है यानी 4 से 7, इसकी संचयी बारंबारता यानी 36। CF का मतलब है 36। ठीक है, अब बात आ रही है F की, F या F1 की। तो F1 या F क्या है, ये जो हमारा माध्यक वर्ग है, मीडियन क्लास है, उसकी जो बारंबारता है यानी 40, F1 बराबर 40। ठीक है, अब बचा H। H का मतलब होता है क्लास साइज, वर्गमाप। वर्गमाप कितनी हो गई, माध्यक वर्ग को देखिए
7 से 10 लिखा हुआ है, तो ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा दें, 10 में से 7 को घटा दें तो कितना आएगा? 3। तो वर्गमाप आ गई 3। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को इस फार्मूले में, इस सूत्र में हम रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? L प्लस यानी 7 प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 यानी 50 माइनस CF यानी 36 अपॉन F1 यानी 40 इंटू H यानी 3। ठीक है, अब 50 में से 36 गए तो कितना बचा? 50 में 36 गए तो 14 बचे। 14 बचे। ठीक है, 14 बचे कि नहीं बचे? ठीक है, अब 14 इंटू 3 किया, 14 इंटू 3 किया तो कितना हो गया? 14 3 42, यानी हमारे को क्या प्राप्त हुआ? 7 प्लस 42 अपॉन 40। अब 42 के अंदर अगर हम 40 का भाग लगा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? भाग लगाने पर रफ में लगा करके देखें आप, हमें प्राप्त होगा 1.05। ठीक है, अब 7 के अंदर जब 1.05 हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 8.05। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? माध्यक आ गया। ठीक है, ये तो हो गई माध्यक वाली बात। अब हमसे इस सवाल में कहा गया है कि माध्य अक्षरों की संख्या भी ज्ञात करो। ठीक है, तो अब हम करेंगे माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात। देखिए, जब हमें इस सवाल में माध्य ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे हम? देखिए, हम जानते हैं माध्य के ज्ञात करने के 3 तरीके हैं हमारे पास। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, कल्पित माध्य विधि एज्यूम्ड मीन मेथड, और पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब यहां पर हम कोई सी भी विधि अपना सकते हैं जो हम चाहें। ठीक है, तो यहां पर हम अपना लेते हैं, मान लीजिए कौन सी विधि अपनाएं, क्योंकि संख्याएं थोड़ी सी बड़ी नजर आ रही हैं तो हम यहाँ पे कल्पित माध्य विधि अपना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब कल्पित माध्य विधि जब हम अपना रहे हैं, क्योंकि ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है माध्य के लिए? इनका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क, इसको XI लिखते हैं हम, XI वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क, इसको मध्य बिंदु मिड पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट ज्ञात करना पड़ता है। मिड पॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे? जो वर्ग है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, 4 और 1 5, 5 का आधा कितना हो गया? 2.5, 2.5। ठीक है, फिर 4 और 1 में कितना अंतर है? 3 का अंतर है। 3 का अंतर है ना, तो यानी 3 3 जोड़ करके अगले वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लो। यानी 2.5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5। 5.5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8.5। 8.5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11.5। 11.5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14.5। और 14.5 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17.5। ठीक है, ये बन गए हमारे वर्ग चिन्ह। अब हमें ज्ञात करना है कल्पित माध्य विधि से। तो ये जो XI है, ये जो वर्ग चिन्ह है, इनमें से बीच वाला जो वर्ग चिन्ह है, बीच में कौन सा है? देखिए 1 2 3, 1 2 3, बीच में 2 है, 8.5 और 11.5। हम मान लीजिए 8.5 को मान लेते हैं, इसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ठीक है, अब जब एज्यूम्ड मीन इसको मान लिया तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है कल्पित माध्य विधि में? DI। DI का मतलब क्या होता है? XI जो है उसमें से कल्पित माध्य जो होते हैं, यानी 8.5 माना है हमने, तो 8.5 को हम घटा दें। ठीक है, 8.5 को हम घटा दें तो हमें DI प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब DI याद करते हैं। देखिए एक एक को,
देखिए अब DI ज्ञात कर रहे हैं। 8.5 में से सॉरी XI 2.5 में से 8.5 को हम घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6। कितना आएगा 6, लेकिन आएगा -6, ठीक है, -6 आ जाएगा। अब 5.5 में से 8.5 जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। 8.5 में से 8.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। 11.5 में से जब हम 8.5 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 3। और 14.5 में से 8.5 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 6। और 17.5 में से 8.5 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 9, ठीक है। तो ये बन गया हमारा DI वाली सारणी। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें करना होता है ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, सरनेम संख्या जो है, इसको हम बारंबारता बोलेंगे, F फ्रीक्वेंसी। तो ये बारंबारता जो है इसका मल्टीप्लाई करना है, इसको FI या F बोलते हैं। तो FI का मल्टीप्लाई करना है DI से, यानी अगला कॉलम हमारा बनेगा FI इंटू DI, ठीक है। तो यानी 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 36 -36, ठीक है। फिर 30 का 3 से करेंगे तो 30 × 90 -90 हो गए। 40 को 0 से करेंगे तो 0। 16 को 3 से करेंगे तो 16 × 48। 4 को 6 से करेंगे तो 6 चौक 24 24। और 4 को 9 से करेंगे तो 9 चौक 36, याद, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब देखिए क्या है हमारे पास में, FI इंटू DI, इसका करना है हमें योग, यानी हमें ज्ञात क्या करना है, सिग्मा FI इंटू DI, ये ज्ञात करना है, यानी इनका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए -36 और -90, तो 36 और 90 कितने हो गए, -126 हो गए, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया 48, ये है 24 और ये है 36। इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं, 48 को, 24 को और 36 को, तो हमारे पास में क्या आ जाता है 108, ठीक है। अब 108 हमारे पास प्लस के हैं, 126 जो हैं वो हमारे पास में माइनस के हैं। तो 126 में से जब 108 घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -18, ठीक है, -18 आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो सिग्मा FI इंटू DI कितना आ गया, -18। अब हमें देखना है सिग्मा F कितना है, सिग्मा F इन सबको हम टोटल लगा लेते हैं। तो सिग्मा F कितना आ गया हमारे पास में, इन सबको हम जोड़ लेते हैं तो सिग्मा F हमारे पास में आ गया 100। इन सबको जब हम जोड़ लेंगे तो सिग्मा F आएगा हमारा 40 और 70, टोटल मिला के 100 आ गया, सिग्मा F यानी 100, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, फार्मूला लगाना है। कल्पित माध्य विधि में माध्य ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा FI इंटू DI अपॉन सिग्मा FI प्लस A, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो FI इंटू DI इसको लिख लेते हैं, तो वो है -18, सिग्मा FI वो कितना है 100, प्लस A कितना है 8.5, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए तो -18 है, नीचे 100 है, तो अगर हम 18 के अंदर 100 का भाग लगा दें तो 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.18 आ जाएगा,
तो माइनस के 0.18, माइनस का 0.18 और प्लस के हैं 8.5। ठीक है, तो 8.5 में से अगर हम 0.18 घटा दें तो हमारे पास में क्या बच जाएगा? 8.5 में से 0.18 घटा दें तो हमारे पास बच जाएगा 8.32। क्या बच जाएगा? 8.32। और ये जो 8.32 है यही हमारा क्या हो जाएगा? माध्य, मीन हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी माध्य की। ठीक है, चलिए अब इस सवाल में एक चीज और दे रखी है कि बहुलक भी ज्ञात कीजिए। बहुलक भी ज्ञात कीजिए, तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए बिल्कुल सिंपल है। देखिए जब भी हमें बहुलक ज्ञात करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो बारंबारता सारणी हमें दी है उसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी? तो इसके अंदर सबसे बड़ी बारंबारता है 40। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे चूंकि सर्वाधिक बारंबारता फ्रीक्वेंसी बराबर है 40, अतः 40 के जो संगत वर्ग है, 40 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ग है वो कौन सा है? 7 से 10। अतः ये 7 से 10 वाला क्या हुआ? बहुलक वर्ग हो गया। अतः बहुलक वर्ग या मॉडल क्लास ये कौन सी हो गई? ये हो गई 7 से 10 वाली। ठीक है, अब हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक, तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है? बहुलक इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। ये बहुलक का फार्मूला होता है। अब देखिए L की वैल्यू क्या है? L का मतलब होता है लोअर लिमिट, निम्न सीमा किसकी? बहुलक वर्ग की। वो कितनी है? 7। ठीक है, अब F1, F1 का मतलब क्या होता है? बारंबारता किसकी? जो बहुलक वर्ग है उसकी, वो है 40। ठीक है, फिर बात आ रही है F0 यानी बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, वो कितनी है? 30। फिर बात आती है F2 की। F2 का मतलब है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, वो है 16। फिर है H का मतलब वर्गमाप, क्लास साइज। वर्गमाप कितनी हो गई? वर्ग था 7 से 10, तो वर्गमाप कितनी होगी? 10 में से 7 गए तो 3, वर्गमाप हो गई 3। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज को इस फार्मूले में रख देते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया? देखिए 7 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, F1 है 40 माइनस F0 है 30 अपॉन 2 इंटू F1। तो F1 है 40, तो 2 इंटू F1 कितना हो गया? 40 दूनी 80 माइनस F0 यानी 30 माइनस F2 यानी 16। ठीक है, इंटू H यानी 3। ठीक है, अब देखिए 40 में से 10 गए तो कितने बचे? 30 गए तो कितने बचे? 10। ठीक है, नीचे देखिए अब ये 80 है, ये 30 है और ये 16 है। 30 और 16 माइनस माइनस के हैं, तो माइनस के 30 और माइनस के 16 कितने हो गए? माइनस के 46, माइनस के 46। और 80 में से अगर हम 46 को घटा दें तो कितना आएगा? 34। ठीक है, और इस 3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 7 प्लस 30/34।
अब 30 के अंदर अगर हम 34 का भाग लगा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? भाग लगा के हम देखें, हमें प्राप्त होगा, रफ में भाग लगा के देखें आप, हमें प्राप्त होगा 0.882 0.882। और 7 के अंदर अगर इसको जोड़ेंगे हम 0.882 को तो कितना आ जाएगा? 7.882। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? बहुलक। आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। तो हमने इसके अंदर माध्यक ज्ञात कर लिया, माध्य ज्ञात कर लिया और अब बहुलक भी ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ये सवाल हो गया हमारा समाप्त। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 14.3 के आखिरी सवाल पर, यानी सवाल नंबर 7 पर। प्रश्नावली 14.3 के 7वें और आखिरी सवाल में हमसे कहा गया है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार बता रहा है, दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। मीडियन वेट हमें ज्ञात करना है, माध्यक भार ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हमें कुल मिलाकर के एक बारंबारता बंटन सारणी दी हुई है और हमें माध्यक ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है। कैसे करते हैं देखिए, पहली स्टेप क्या होती है मीडियन ज्ञात करने की, माध्यक ज्ञात करने की? वो होती है संचयी बारंबारता निकालना, यानी CF ज्ञात करना। ठीक है, संचयी बारंबारता हम कौन सी बनाते हैं? आमतौर पे सेकम वाली बनाते हैं, लेस देन टाइप बनाते हैं। बनाने को तो हम मोर देन टाइप भी बना सकते हैं, से अधिक वाली भी बना सकते हैं, लेकिन हम आमतौर पे सेकम वाली ही बनाते हैं। कोई सी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली फ्रीक्वेंसी विद्यार्थियों की संख्या क्या है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी बारंबारता। तो पहली जो फ्रीक्वेंसी है इसको एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में हम ये जो संचयी बारंबारता आई है इसके अंदर अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं, अगली बारंबारता जोड़ते हैं, यानी 2 और 3 5, यहाँ लिख देते हैं। फिर इस CF के अंदर अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं, 8 और 5 13। फिर इसके अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी संचयी बारंबारता आई है इसके अंदर इस फ्रीक्वेंसी से जोड़ा, यानी 6 को जोड़ा, तो 13 और 6 19। फिर इस 19 के अंदर अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ी, यानी 6 जोड़ी, तो 19 और 6 25। फिर 25 के अंदर अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ी, तो 25 और 3 28। और 28 में अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ी, तो 28 और 2 30। ठीक है, ये हमारी संचयी बारंबारता आ गई। ठीक है, अब बारंबारताओं का योग अब क्या करते हैं हम? n/2 ज्ञात करते हैं। n/2, n का मतलब क्या होता है? बारंबारताओं का योग होता है, सिग्मा f होता है। और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि अंतिम जो संचयी बारंबारता होती है ये वाली, इसका मान n के बराबर होता है। ठीक है, यानी n का मान कितना हो गया? 30। तो n/2 का मतलब हो गया 30/2, यानी काटा तो आ गया कितना? 15। ठीक है, n/2 की वैल्यू आ गई 15। अब 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता CF कौन सी है? देखिए, 15 से ठीक बड़ी पे जाएंगे तो ये आ जाएगी 19, वो है 19। ठीक है, अब 15 से ठीक बड़ी की संचयी बारंबारता क्योंकि 19 है, इसका मतलब हमारा माध्यक वर्ग कौन सा है? 19 के संगत कौन सा है? देखिए, 19 के कॉरस्पॉन्डिंग वर्ग कौन सा है? 19 की सीध में कौन सा वर्ग है? ये है 55 से 60, यानी हमारा माध्यक वर्ग कौन सा है? माध्यक वर्ग वो हो गया 55 से 60। ठीक है, अब हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है? माध्यक का फार्मूला क्या होता है? वो होता है हमारा L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन F या F1 इंटू H। ठीक है, अब देखिए इनकी वैल्यू क्या क्या है। देखिए, यहाँ पर
L बराबर क्या है? निम्न सीमा। किसकी निम्न सीमा? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, मीडियन क्लास की निम्न सीमा। वो कितनी है? 55, 55। यहां हमने 55 लिख दिया। फिर n/2, n/2 की वैल्यू हमें पहले से ही मालूम है, n/2 की वैल्यू हमने 15 निकाल रखी थी, 15 लिख दिया। फिर CF की वैल्यू याद नहीं है। CF का मतलब क्या है? संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता किसकी? माध्यक वर्ग की नहीं, माध्यक वर्ग से ठीक पहले जो वर्ग है उसकी संचयी बारंबारता, यानी 50 से 55 वाले वर्ग की बारंबारता, यानी 13। CF का मतलब है 13। ठीक है। फिर है F या F1। F या F1 का मतलब है माध्यक वर्ग की बारंबारता। वो कितनी है? वो है 6। और H की वैल्यू कितनी है? H का मतलब है वर्गमाप, क्लास साइज। वर्गमाप का मतलब कितना हुआ? 55 से 60 दे रखा है, यानी 60 में से 55 को घटाएंगे तो कितना आ गया? 5, यानी वर्गमाप हो गई 5। ठीक है। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इनको इस फार्मूले में रखना है हमारे। ठीक है। कैसे रखेंगे? देखिए, L प्लस यानी 55 प्लस, फिर ब्रैकेट n/2, n/2 मतलब 15, माइनस CF, CF कितनी है? 13, अपॉन F1, F1 कितना है? 6, इंटू H, H कितना है? 5। ठीक है। अब 15 में से 13 गए तो कितने बचे? 2। 13 और 2 15, 2 बचे। ठीक है। अब 2 और 6 को काट दें, 2 3 6। ठीक है। तो हमें क्या बचा? 5/3, यानी हमारे पास में क्या बचा? 55 प्लस 5/3। ठीक है। 55 प्लस 5/3, और 5/3 का, 3 में 5 का भाग लगाएंगे हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा, आप रफ में लगा के देखें, 1.66, 1.66। ठीक है। और जब 55 में हम 1.66 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 56.66। और ये जो 56.66 होगा यही हमारा मीडियन होगा, माध्यक होगा। तो माध्यक भार कितना आया? 56.66। ये हो गया हमारा आंसर। और इसके साथ ही हमारी जो प्रश्नावली 14.3 थी ये समाप्त हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं संचयी बारंबारता बंटन के आलेखीय निरूपण पर। आलेख को बोलते हैं ग्राफ, यानी अब हम बात करेंगे संचयी बारंबारता बंटन के ग्राफीय निरूपण पर, या इसको आलेखीय निरूपण भी कहते हैं हिंदी में। यानी अगर हमें कोई संचयी बारंबारता बंटन दिया गया है तो उसको हम ग्राफ पेपर पे किस प्रकार से दिखाते हैं। देखिए, जब भी हमें किसी भी बंटन का ग्राफीय निरूपण करना होता है तो हमें निर्देशांकों के क्रमिक युग्म की आवश्यकता पड़ती है, कोऑर्डिनेट्स के ऑर्डर्ड पेयर की आवश्यकता पड़ती है। निर्देशांकों के क्रमिक युग्म का मतलब है कोऑर्डिनेट्स के ऑर्डर्ड पेयर। अब निर्देशांकों के क्रमिक युग्म क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स के ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? क्रमिक युग्म या ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है x और y कोऑर्डिनेट, x और y निर्देशांक। इनको क्रमिक युग्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका क्रम फिक्स होता है। ऑर्डर्ड पेयर इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो निर्देशांक हैं, इनका जो क्रम होता है वो फिक्स होता है। पहले हमेशा x लिखा जाता है और उसके बाद में y कोऑर्डिनेट, y निर्देशांक लिखा जाता है। ठीक है। ठीक है। अब चूंकि ग्राफीय निरूपण के लिए हमें निर्देशांकों के क्रमिक युग्म की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए
जब भी हमें संचयी बारंबारता बंटन का ग्राफ्य निरूपण करना हो तो हमें संचयी बारंबारता सारणी के साथ में एक नया कॉलम बनाना पड़ता है निर्देशांकों का, कोऑर्डिनेट्स का। इसको हम कॉलम का नाम दे सकते हैं कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक, या उसको x या y, x, y इस तरह से लिख सकते हैं, x या y निर्देशांक। ठीक है। अब सवाल उठता है कि x और y कोऑर्डिनेट्स हमें प्राप्त कहां से होंगे, ठीक है। देखिए, y कोऑर्डिनेट कहां से प्राप्त होगा, वो जो भी हमें संचयी बारंबारता सारणी दी गई है उस संचयी बारंबारता सारणी के अंदर जो संचयी बारंबारताएं दी गई हैं वो हमारे y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो हमारे y निर्देशांक होते हैं। यानी अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो 5, 8, 12, 15, 18 ये सब y कोऑर्डिनेट हैं, y निर्देशांक है हमारे। ठीक है, ये तो हो गई y कोऑर्डिनेट की बात। अब x कोऑर्डिनेट कहां से प्राप्त होगा हमें। अब देखिए, x कोऑर्डिनेट में थोड़ा ध्यान देना है हमारे को। अगर हमें x कोऑर्डिनेट प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारी जो संचयी बारंबारता सारणी है, हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है, वो किस प्रकार की है। किस प्रकार की है का मतलब हमने बताया था कि संचयी बारंबारता सारणी दो प्रकार की होती है, एक से कम प्रकार की यानी लेस देन टाइप, और दूसरी होती है से अधिक प्रकार की यानी मोर देन टाइप। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी संचयी बारंबारता जो सारणी है वो से कम वाली है या से अधिक वाली है, लेस देन टाइप है या मोर देन टाइप है। ठीक है। अगर हमारी संचयी बारंबारता से कम वाली है, अगर हमारी संचयी बारंबारता से कम वाली है तो जो वर्ग हमें दे रखे हैं उसकी ऊपरी सीमा, वर्ग की क्लास की ऊपरी सीमा, अपर लिमिट, ऊपरी सीमा, अपर क्लास लिमिट जो है, ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा। ऊपरी वर्ग सीमा का मतलब है जैसे हमें वर्ग दे रखा है 0 से 10, इसका मतलब ये 10। ऊपरी वर्ग सीमा जो होगी वो हमारी x कोऑर्डिनेट मानी जाएगी अगर से कम प्रकार की है। और अगर से अधिक प्रकार की है तो निम्न वर्ग सीमा जो है यानी 0, ये हमारा x कोऑर्डिनेट माना जाएगा, ये हमारा x कोऑर्डिनेट माना जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अगर से कम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी है तो वर्ग की ऊपरी सीमा, अपर क्लास लिमिट x कोऑर्डिनेट मानी जाएगी, और अगर से अधिक प्रकार की हमारी संचयी बारंबारता सारणी है तो वर्ग की क्लास की लोअर लिमिट, निम्न वर्ग सीमा, लोअर क्लास लिमिट, वो हमारी x कोऑर्डिनेट मानी जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। ठीक है, अब इन बातों के आधार पर ही अब देखिए हम x और y कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। देखिए, हमें ये से कम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी दी हुई है, इस साइड में हमें से अधिक वाली दे रखी है। पहले हम से कम प्रकार के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं हम। तो x कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट का मतलब है, क्योंकि ये से कम प्रकार की है, इसका मतलब जो ऊपरी सीमा है वर्गों की यानी 10, 20, 30, 40, 50, ये जो ऊपरी सीमा है ये x कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे 20 लिख दिया, यहाँ पे 30 लिख दिया, यहाँ पे 40 लिख दिया, यहाँ पे 50 लिख दिया। ठीक है, ऊपरी सीमा हमारी x कोऑर्डिनेट हो गई। तो x कोऑर्डिनेट तो हमने लिख दी। अब y कोऑर्डिनेट लिखने, तो y कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, हमने बताया थे जो संचयी बारंबारता हमारी दे रखी है वही हमारा y कोऑर्डिनेट होती है। तो संचयी बारंबारता क्या दे रखी है, 5, तो y कोऑर्डिनेट 5 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 8, यहाँ पे क्या हो गया 12, यहाँ पे क्या हो गया 15, और यहाँ पे क्या हो गया 18। ठीक है, तो हमें x कोऑर्डिनेट भी प्राप्त हो गया और y कोऑर्डिनेट भी प्राप्त हो गया, यानी निर्देशांकों की हमारी टेबल बन गई। ये तो बना दी हमने से कम प्रकार की। अब से अधिक वाली बना लेते हैं। देखिए, इधर आ जाते हैं। देखिए,
एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, और से अधिक के अंदर हमने आपको बताया था से अधिक में एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, निम्न सीमा, यानी ये निम्न सीमा है 0, 10, 20, 30, 40, ये हमारी एक्स कोऑर्डिनेट होंगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह इनको लिख देते हैं 0, 10, 20, 30, 40, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह ये लिख दिया, ठीक है। फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, जो संचयी बारंबारता हमें दे रखी है वही होता है, यानी 18, ये 18, फिर ये 13 कॉमा, फिर कॉमा 10, फिर कॉमा ये 6 और कॉमा 3, ठीक है। ये बन गई हमारी सारणी, ठीक है। अब हमें निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं दोनों ही प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी के। अब इनको हमें ग्राफ पे प्रदर्शित करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यानी हमें निर्देशांक प्राप्त हैं, कोऑर्डिनेट्स मालूम चल गए हैं, और इन कोऑर्डिनेट्स को हमें ग्राफ पे दिखाना है, प्रदर्शित करना है। तो कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्रदर्शित करना हम जानते ही हैं, कैसे करते हैं। देखिए ये बीच में ग्राफ पेपर हमने बना रखा है, ये जो गुलाबी कलर की लाइन है ये तो हमारा है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और लाल वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, जो ऊर्ध्वाधर, ये खड़ी जो लाइन हमें नजर आ रही है, ये जो लाइन है ये हमारी क्या है, वाई अक्ष, वाई एक्सिस, ठीक है। जो क्षैतिज लाइन है ये आरडी, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, क्षैतिज लाइन जो है ये तो हमारी एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन है, खड़ी लाइन जो है लाल रंग से जो बना रखी है, ये हमारी है वाई एक्सिस, ठीक है। और एक्स एक्सिस भी दो भागों में बटा हुआ है। ये हमारा मूल बिंदु है बीच में, मूल बिंदु से राइट हैंड के अंदर ये जो हिस्सा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इसके लेफ्ट हैंड के अंदर मूल बिंदु के वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ माइनस एक्स लिखा हुआ है देखिए आप, ठीक है, और ये हमारा एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से मूल बिंदु से ऊपर की तरफ हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, धनात्मक वाई अक्ष, ठीक है, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है, नकारात्मक वाई अक्ष, ठीक है। ये तो हमें मालूम है ही। और हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से हम बिंदुओं को अंकित करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये जो निर्देशांक है, पहले इसकी इन निर्देशांकों की बात करें, इनको हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो जब भी ग्राफ पेपर पे हमें निर्देशांकों को प्रदर्शित करना होता है तो सबसे पहले हम बनाते हैं पैमाना, एक स्केल डिसाइड करते हैं, एक पैमाना डिसाइड करते हैं। यहाँ पर पैमाना हम अपने हिसाब से बनाते हैं। यहाँ पे हमने पैमाना मान लिया 5 = 1 यूनिट, 1 यूनिट यानी इकाई, एक जो खाना है इसका मतलब 5 मानेंगे हम, 5, ठीक है। ये हमने पैमाना मान लिया, ठीक है। अब इस पैमाने के हिसाब से इन कोऑर्डिनेट्स को अंकित करते हैं। देखिए पहला कोऑर्डिनेट लेते हैं 10 से 10,5, 10,5, 10 का मतलब है, देखिए पहला बिंदु 5, दूसरा बिंदु 10, ठीक है। तो ये हो गया 10 आ गया हमारे पास में। 10 का मतलब है एक्स अक्ष पे 10 चलना है, तो एक्स अक्ष, पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ हम 10 चले गए, यानी 2 खाने चले गए, ठीक है। इसके बाद में आ रहा है 5 वाई एक्स की, ये वाई कोऑर्डिनेट है, यानी वाई एक्स पे 5 चलना है, यानी ऊपर की तरफ 5 चलना है, यानी 1 खाने में चलना है। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट आया, ये हमारा ये बिंदु है, ये 10,5 है। ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा आ गया 10,5, ठीक है। मैं इसको लिख दूं 10,5, ये लिख दिया, ठीक है। अब अगला कोऑर्डिनेट लेते हैं 20,8, 20,8, एक्स अक्ष पे 20 चलना है, वाई अक्ष पे 8 चलना है, ये मतलब हुआ। तो एक्स अक्ष पे 20 चलना है, यानी 5, 10, 15, 20, एक्स अक्ष पे 20 यहाँ पे पहुँच गए हम, और वाई अक्ष पे 8 चलना है, यानी 5 तो ये हो गया, और थोड़ा सा आगे चल करके ये हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बिंदु हमारे पास में आया ये हमारा हो गया 20,8,
20,8। ठीक है, अब है आ रहा है हमारे पास में 30,12, यानी एक्स अक्ष पे 30 चलना है और वाई अक्ष पे 12 चलना है। तो एक्स अक्ष पे 30 चलना है तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25 और 30, 30 तो यहाँ पहुँच गए, और 12 वाई अक्ष पे 12, यानी 5, 10 और थोड़ा सा ऊपर ये 12, ये बिंदु। तो हमारा ये जो बिंदु आया ये हमारा आ गया 30,12। आप लिख सकते हैं 30,12, 30,12। ठीक है, अब आ रहा है 40,15। 40,15, 40 का मतलब क्या हो गया? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये 40 पे एक्स अक्ष पे 40 पहुंच गए। अब वाई अक्ष पे 15 चलना है, यानी 1, 2 और 3 खाने चलने। ये जो बिंदु आया हमारा ये 40,15 आया हमारा। ठीक है, इसी तरह से अगला कोऑर्डिनेट देखें 50,18। 50 की बात करेंगे तो 50 का बिंदु आएगा हमारे पास में, देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। 50वां बिंदु यहाँ आ गया। एक्स अक्ष पे 50 चल दिए और फिर है 18 चलना है, यानी 1, 2, 3 और ये तो हो गया 15। 15 में 3 और जोड़ना है हमारा, यानी थोड़ा सा ऊपर चलना है यहाँ, ये हो गया 18। ये हो गया हमारा 50,18। ठीक है, तो सारे बिंदु हमने अंकित कर लिए और अंकित करने के बाद में इन बिंदुओं को हमने हाथ से मिला दिया, फ्री हैंड हाथ से मिला दिया। चाहे तो स्केल से ही मिला सकते हैं, यानी हाथ से मिला देते हैं। इस बिंदु को मिला दिया, इस बिंदु को मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। तो इस प्रकार ये जो हमें कर्व प्राप्त हुआ है, ये जो वक्र प्राप्त हुआ है, इस वक्र को हम बोलते हैं संचयी बारंबारता वक्र। संचयी बारंबारता वक्र, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, अब ये 2 प्रकार का हो सकता है। अभी ये हमने जो बनाया ये सेकम प्रकार का वक्र है। संचयी बारंबारता कौन सी थी? सेकम प्रकार वाली। ठीक है, इस संचयी बारंबारता वक्र को हम तोरण भी बोलते हैं। तोरण, तोरण क्या बोलते हैं? तोरण। तोरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? ओगीव, OGIVE, ओजीव, OGIVE, ओजीव। तोरण या ओजीव बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हमने सेकम प्रकार का बना लिया। अब से अधिक वाली जो सारणी है इसके भी बिंदु हम अंकित कर लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट ले रहे हैं हम, पहला निर्देशांक ले रहे हैं 0,18। इसका मतलब है एक्स अक्ष पे 0 चलना है और वाई अक्ष पे 18 चलना है। तो देखिए एक्स अक्ष पे 0 चलना है मतलब चलना ही नहीं है, 0 पे यहीं रहना है। वाई अक्ष पे 18 चलना है, इसका मतलब 5, 10, 15 और थोड़ा सा ऊपर, ये हमारा 18। ये बिंदु हमारा आ गया 0,18। ठीक है, अब देखिए अगला कोऑर्डिनेट 10,13, यानी एक्स अक्ष पे 10 चलना है, वाई अक्ष पे 13 चलना है। तो एक्स अक्ष पे 10 चलना है तो 5 और 5 10, ये चले गए 10, और वाई अक्ष पे 13 चलना है, यानी 5 और 5 10 और थोड़ा सा ऊपर आकर के ये बिंदु हमारा हो गया 13। ठीक है, फिर देखिए अगला कोऑर्डिनेट 20,10। हर बिंदु पे आप कोऑर्डिनेट लिख देंगे, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे भी हम बिंदु लिखेंगे वहीं पे ब्रैकेट लगा करके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी अंकित कर देंगे। ठीक है ना। अब अगला कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ मैं 20,10, यानी एक्स अक्ष पे 20 और वाई अक्ष पे 10। 20 का मतलब 5, 10, 15, 20। ठीक है, यहाँ पे आ गया, और वाई अक्ष पे 10, यानी 5 और 5 ये 10। तो ये बिंदु हमारे पास में आ गया 10। ठीक है, अब क्या है अगला देखिए 30,6। 30,6, एक्स अक्ष पे 30 चलना है, वाई अक्ष पे 6 चलना है। तो एक्स अक्ष पे 30 चल रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ये बिंदु आ गया।
और वाई एक्स पे कितना चलना है 6, यानी 5 तो ये चल ही रहा है, जरा सा ऊपर ये बिंदु आ गई है मान लीजिए। ठीक है, अब अगला कोऑर्डिनेट एक्स एक्स पे 40, वाई एक्स पे 3। तो एक्स एक्स पे 40 चलना है, 5 10 15 20 25 30 35 और ये 40 आ गया। और वाई एक्स पे 3 चलना है, 3 का मतलब है ये पूरा 5 था एक कॉलम, इसमें से थोड़ा सा नीचे रख दो, ये 3 हो गया, ये बिंदु है। ठीक है, तो हमें ये बिंदु प्राप्त हो गया, एक बिंदु ये प्राप्त हो गया, एक बिंदु यहाँ प्राप्त हो गया, एक बिंदु ये वाला प्राप्त हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब हम अगर इन बिंदुओं को हाथ से मिला दें, ये देखिए ये मिला दिया, ये इसको मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया। ठीक है, तो ये जो बना, ये जो कर्व बना, इसको हम बोलेंगे संचयी बारंबारता वक्र, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वक्र या तोरण, ओजीव। कौन सा प्रकार का? से अधिक प्रकार का, मोर देन टाइप का। ठीक है, अब अगर हमसे ये कहा जाए, अगर हमसे ये कहा जाए कि भाई संचयी बारंबारता बंटन सारणी जो थी, इसके माध्यम से आप तोरण बनाइए और तोरण के माध्यम से आप माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं संचयी बारंबारता वक्र, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसे कि हम तोरण या ओजीव कहते हैं। तोरण या ओजीव के माध्यम से, संचयी बारंबारता वक्र के माध्यम से माध्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस बात पर देखिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहला काम तो होता है, जो संचयी बारंबारता सारणी हमें दी गई है, मान लीजिए ये वाली हमें दी गई है सेकम प्रकार की, इस संचयी बारंबारता सारणी के बिंदु जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सबसे पहले तो उसमें कोऑर्डिनेट्स की सारणी बनाइए और फिर उन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। ठीक है, तो हम संचयी बारंबारता सारणी के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। कैसे लिखते हैं? देखो, वाई कोऑर्डिनेट तो कौन सा होता है? ये होते हैं ये वाले जो संचयी बारंबारता जो दे रखी है वही। तो वाई की जगह पे तो हमने 5 8 12 15 18 ये लिख दिया। ठीक है, अब एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती है। सेकम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी के अंदर जो वर्ग होते हैं, उनकी ऊपरी सीमा जो होती है उसको एक्स कोऑर्डिनेट मानते हैं। यानी एक्स कोऑर्डिनेट होगा 10, यहाँ पे होगा 20, यहाँ पे होगा 30, यहाँ होगा 40, यहाँ होगा 50, ऊपरी सीमा। ठीक है, ऊपरी सीमा को एक्स कोऑर्डिनेट मानते हैं। तो ये हमने सारणी बना ली कोऑर्डिनेट्स की, निर्देशांकों की। अब इन निर्देशांकों को अंकित करना है ग्राफ पेपर पे। कैसे अंकित करते हैं? पहले हम पैमाना मानते हैं। तो पैमाना हमने मान लिया 5 बराबर 1 यूनिट, 5 बराबर 1 इकाई, यानी एक जो खाना है इसका मतलब 5 माना जाएगा। ठीक है, अब हमें अंकित करना है पहला कोऑर्डिनेट 10,5। इसका मतलब क्या है? पहला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट बताता है और दूसरा वाई बताता है। तो इसका मतलब है एक्स अक्ष पर हमें 10 चलना है और वाई अक्ष पे 5 चलना है। तो एक्स अक्ष पे 10 चलना है, इसका मतलब हमें 2 कॉलम चलने हैं, क्योंकि एक कॉलम 5 का है, तो 1 और 1 2 कॉलम चल दिए। इसके बाद में क्या करना है हमें? 2 कॉलम चलने के बाद में वाई अक्ष पे 5 चलना है, यानी ऊपर की तरफ। वाई अक्ष कहाँ है? ऊपर की तरफ है, ये वाई अक्ष दिख रहा है, तो इस पे 1 ऊपर की तरफ चले गए। तो ये जो बिंदु आया, ये बिंदु हमारा है 10,5। ठीक है, अब अगला कोऑर्डिनेट लेते हैं 20,8, यानी एक्स अक्ष पे 20 चलना है। 20 का मतलब 4 कॉलम चलने हैं, 1 2 3 4 कॉलम चले। और वाई अक्ष पे 8 चलना है, यानी 5, एक कॉलम पे तो 5 हो गए और थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये 8 हो गए। तो ये दूसरा बिंदु हमारा ये हो गया। ठीक है, अब तीसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं 30,12। 30,12, 30 का मतलब एक कॉलम 5 का है, तो यानी 6 कॉलम चलने हैं हमारे को। 1 2 3 4 5 6 कॉलम तो एक्स अक्ष पे चल दिए। और
12 वाई एक्स पे चलना है, यानी 2 कॉलम तो पूरे पूरे 10 हो गए और थोड़ा सा ऊपर जाकर के 12, ये वाई एक्स पे ये बिंदु आ गया हमारा। ठीक है, फिर अगला कोऑर्डिनेट लेते हैं 40, 15, 40, 15 यानी 8 कॉलम